साल था 2009। दुनिया हैरानी से देख रही थी। इंडिया के आईटी दिग्गजों में से एक सत्यम कंप्यूटर्स गिरने के कगार पर था। कभी भारतीय हुनर और महत्वाकांक्षा का प्रतीक रही ये कंपनी अब धोखे का पर्याय बन गई थी। इसके संस्थापक बिर्राजू रामलिंग राजू ने एक बड़े वित्तीय घोटाले की बात कबूल कर ली थी। ये एक ऐसा स्कैम था जो कॉरपोरेट इंडिया की नींव हिला देगा। सत्यम की शुरुआत एक वादे के साथ हुई थी। छोटी शुरुआत से ये आईटी इंडस्ट्री में एक ग्लोबल प्लेयर बन गया। कंपनी की सफलता देश के लिए बहुत बड़े गर्व की बात थी। एक ऐसे देश के लिए जो ग्लोबल इकोनॉमी में पावर बनना चाहता था, ये एक उम्मीद की किरण थी। लेकिन ये कहानी अब एक अंधेरे मोड़ पर मुड़ने वाली थी। कंपनी का शानदार उदय असल में झूठ की नींव पर बना था। शीर्ष पर बैठा आदमी रामलिंग राजू ने एक बड़ा फ्रॉड रचा था। उसने रेवेन्यू बढ़ा चढ़ाकर दिखाया, संपत्ति गढ़ी और अकाउंट्स में हेरफेर किया। धोखे का ये जाल सालों तक किसी की नजर में नहीं आया। इसने निवेशकों और स्टेक होल्डर्स को झूठी सुरक्षा की भावना में फंसा दिया। सच्चाई का खुलासा किसी भूकंप से कम नहीं था। सत्यम स्कैंडल ने कॉरपोरेट जगत में हलचल मचा दी। ये अनियंत्रित लालच और कॉरपोरेट बदमाशी के विनाशकारी परिणामों की एक भयानक याद दिलाता है। सत्यम की कहानी सिर्फ वित्तीय गड़बड़ी की नहीं है, ये महत्वाकांक्षा के भटक जाने की कहानी है। ये सफलता की अथक खोज में नैतिकता और ईमानदारी के महत्व के बारे में एक सबक है। साधारण परिवार से आने वाले बिर्राजू रामलिंग राजू ने बड़े सपने देखने की हिम्मत की। उन्होंने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जहां भारतीय आईटी कंपनियां दुनिया की दिग्गज कंपनियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होंगी। 1987 में इसी विजन और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने सत्यम कंप्यूटर्स की नींव रखी। इंडिया एक आर्थिक बदलाव के दौर से गुजर रहा था। राजू ने अपनी तेज व्यावसायिक समझ से आईटी सेक्टर में छिपी अपार संभावनाओं को पहचाना। संस्कृत में सत्य का अर्थ रखने वाली सत्यम की शुरुआत छोटे स्तर पर हुई। ये कुछ कर्मचारियों वाला एक साधारण उद्यम था, लेकिन राजू की महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने अपनी टीम में कड़ी मेहनत, नवाचार और ग्राहकों की संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करने की संस्कृति डाली। सत्यम ने प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाले आईटी समाधान देने के लिए जल्दी ही अपनी एक अलग पहचान बना ली। कंपनी तेजी से बढ़ी। इसने दुनिया भर में अपने कारोबार का विस्तार किया। फॉर्च्यून 500 कंपनियों से बड़े बड़े प्रोजेक्ट हासिल किए। सत्यम की सफलता असाधारण थी। यह भारत के बढ़ते आईटी कौशल का प्रतीक बन गया। पुरस्कार और प्रशंसाएं बरसने लगी। दूरदर्शी नेता राजू को भारतीय उद्यमिता का पोस्टर बॉय कहा जाने लगा। सत्यम का तेजी से उदय भारत के लिए बहुत गर्व की बात थी। यह देश के टैलेंट पूल और एक ग्लोबल आईटी पावर हाउस के रूप में इसके उभरने का प्रमाण था। किसी को नहीं पता था कि इस सफलता की कहानी के पीछे एक काला राज छुपा है। एक फलती फूलती कंपनी की आड़ में धोखे का जाल था, जिसे शीर्ष पर बैठे व्यक्ति ने बड़ी सावधानी से बुना था। भारतीय इतिहास के सबसे बड़े कॉरपोरेट घोटालों में से एक का मंच तैयार हो गया था। सत्यम के सावधानी पूर्वक बनाए गए दिखावे में दरारें 2008 के अंत में दिखाई देने लगीं। बाजार में वित्तीय अनियमितताओं की चर्चा होने लगी। विश्लेषकों ने कंपनी के हाई रिसीवेबल्स और उसके अकाउंटिंग तरीकों में पारदर्शिता की कमी पर चिंता जताई। हालांकि इन चेतावनियों को अनदेखा कर दिया गया या उन्हें निराधार अफवाहें कहकर खारिज कर दिया गया। पर्दे के पीछे एक खतरनाक खेल चल रहा था। एक अतृप्त लालच और सत्यम की अजेय छवि को बनाए रखने की इच्छा से प्रेरित होकर रामलिंग राजू ने धोखाधड़ी के और भी बड़े तरीके अपनाए। उसने फर्जी बैंक खातों, जाली फिक्स्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट का एक जाल बनाया और कंपनी के राजस्व और लाभ के आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। धोखे का पैमाना चौंका देने वाला था। राजू ने कुछ भरोसेमंद सहयोगियों के साथ हजारों नकली सैलरी अकाउंट बनाए थे। इन खातों में पैसा डाला गया, जिससे कहीं ज्यादा कर्मचारियों का भ्रम पैदा हुआ और कंपनी के खर्च बढ़ गए। कभी न की गई सेवाओं के लिए नकली इनवॉइस बनाए गए और बिना किसी प्रोजेक्ट के रेवेन्यू दिखाया गया। जैसे जैसे धोखाधड़ी नियंत्रण से बाहर होती गई, राजू खुद अपने ही बनाए जाल में फंस गया। सत्यम के वित्त में लगातार बढ़ते घाटे को छिपाने के लिए उसे नए नए तरीके खोजने पड़ रहे थे। दबाव बहुत ज्यादा था और ताश के पत्तों का घर जिसे उसने इतनी मेहनत से बनाया था, वो गिरने वाला था। हालात को संभालने और नकदी की तंगी से जूझ रही कंपनी में जरूरी पैसा लगाने की एक बेताब कोशिश में रामलिंग राजू ने एक साहसिक और अंततः विनाशकारी कदम उठाया। दिसंबर 2008 में उसने घोषणा की
कि सत्यम अपने बेटों के स्वामित्व वाली 2 कंपनियों मायतास प्रॉपर्टीज और मायतास इंफ्रा का अधिग्रहण करेगा। 1.6 बिलियन डॉलर से ज्यादा की इस डील पर व्यापक संदेह हुआ। निवेशक और विश्लेषक इस डील के औचित्य पर सवाल उठाने लगे। उन्होंने बताया कि यह अधिग्रहण राजू द्वारा सत्यम के धन का उपयोग अपने परिवार के स्वामित्व वाले कारोबार को बचाने के लिए करने का एक साफ प्रयास था। सत्यम के विपरीत मायतास कंपनियां मुख्य रूप से रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में शामिल थीं और सत्यम के मुख्य आईटी कारोबार के साथ उनका कोई तालमेल नहीं था। निवेशकों की प्रतिक्रिया तुरंत और कड़ी थी। सत्यम के शेयर की कीमत गिर गई, जिससे बाजार मूल्य में अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। इस सौदे को कॉरपोरेट कुशासन और निवेशकों के विश्वास के उल्लंघन का स्पष्ट मामला माना गया। शेयरधारकों, नियामक संस्थाओं और मीडिया के बढ़ते दबाव का सामना करते हुए राजू को अपनी घोषणा के 1 दिन के भीतर मायतास अधिग्रहण को रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा। विफल मायतास सौदा अंतिम बिंदु साबित हुआ। इसने सत्यम के प्रबंधन में बचे हुए विश्वास को चकनाचूर कर दिया और कंपनी की खराब वित्तीय स्थिति को सबके सामने ला दिया। सत्यम पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित होने के साथ राजू जानता था कि खेल खत्म हो गया है। उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था और उसके पास सच बोलने के अलावा कोई चारा नहीं था।